उनके भाई भी तो लिख के दिए थे अकबरुद्दीन ओवैसी को, हमको भी सुरक्षा नहीं चाहिए। आज भारत के सब विधायक के रूप में सबसे कड़ी सुरक्षा उनके भाई को है। क्यों है, किसने दिया है, ये बताइए आप पहले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वहाँ के दलितों के ने, मुसलमानों के लिए कोई नहीं आवाज़ उठाया था। वहाँ की छात्राएं और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने सेकुलरवाद का जो चोला पहने नेता हैं, समाजवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, किसी के भी नेता हैं, किसी ने नहीं आवाज़ उठाई थी। और वहाँ के दलितों ने आवाज़ उठाई है, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ की आपके माध्यम से, जिया न्यूज़ के माध्यम से कर्नाटका की बहनों को मैं सलाम करना चाहता हूँ, उनके हौसलों को सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने लड़ कर दिखाया कि महिलाएं भी लड़ सकती हैं। ये जालिम सरकार, जालिम प्रिंसिपल से महिलाएं लड़ सकती हैं। हाँ जी जी, वो पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वर्तमान में वो गृह मंत्री हैं। वो बताइए, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हाथ मुंह से पर्चा थूक लगाकर पर्चा बांट रहे हैं। तो बताइए, और स्कूल, वो जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल बंद चल रहा है। ऐसे देश तरक्की करेगा, ऐसे विकास करेगा। देख रहा हूँ जब लता मंगेशकर का निधन हुआ था तो शाहरुख खान ने दुआ पढ़ी थी, फातिहा पढ़ के फूका था। और कुछ जो संघी मानसिकता के लोग थे, जो गोबर भक्त जैसे रहते हैं, दिमाग में रहता है, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने थूका है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिया न्यूज़ पे। इस वक्त निज़ामाबाद विधानसभा और निज़ामाबाद क्षेत्र में, मतलब ये एग्जैक्ट निज़ामाबाद में मौजूद हैं और हमारे हाथ में ये हिंदुस्तान अखबार है। यहाँ एक पंच है मोदी जी का, गुंडे माफियाओं का सपना पूरा नहीं हो सकता, ये मोदी जी कह रहे हैं। और सपा कांग्रेस दंगा कराने वाले दल, ये योगी जी कह रहे हैं। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ा। ये हम यहाँ से देखते हैं एक चीज़ और पढ़ते पढ़ते लिखते हैं। भाजपा के सभी नेता झूठ बोलने में माहिर, अखिलेश यादव का तंज। और यही हाँ, भाजपा ने जाति धर्म पर बांटा, मायावती जी का तंज। तमाम जो बड़े बड़े दल हैं वो एक दूसरे को सियासती नज़र से चोख रहे हैं चाकू। भले ही सामने ना कह पा रहे हो, लेकिन अखबार की सीढ़ियों से एक दूसरे की छतों पे आया जा रहा है। आइए थोड़ा बातचीत करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले बातचीत हम आपसे शुरू करेंगे। आप बता रहे थे अपने बारे में कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद अदनान है। अदनान जी, क्या करते हैं इस वक्त आप? मैं पीजी स्टूडेंट हूँ, सिबली कॉलेज का स्टूडेंट लीडरशिप भी है। शिबली जी। ये बताएं अदनान साहब, शिबली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सिबली कॉलेज की स्थापना जो है वो लगभग 100 साल के ऊपर की वो इमारत है। एग्जैक्ट टाइम बताइए। एग्जैक्ट टाइम अभी फिलहाल 1813 जैसे कभी कभी होता है, नहीं याद रहता है। तो उस इदारे 1813 है कि कुछ और? क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है। मुझे क्लियर भी नहीं। 1800 के करीब है, ये मुझे क्लियर है। 1800 की बात है जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने बताया कि अपने बारे में सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं आप, क्या है ये, क्या होता है ये? जैसे सोशल मीडिया जब से आया है, यूथ में एक बदलाव आया है। अच्छा। वो अपनी बात को अब एक कमरे या एक जगह, एक चट्टी चौराहे पे नहीं रखना चाहता है। वो एक खुली फिजा में अपनी बात रखता है, हर पार्टी, हर सोशल एक्टिविस्ट से, हर समाज सेवी से, कि मतलब यूथ की बातें और जो दरमियानी बातें होती हैं वो रखते हैं। हमारा निज़ामाबाद से मैं हूँ, यहाँ का वोटर हूँ। और यहाँ पर मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है ह्यूमैनिटी के लिए, सुरक्षा जी। एक छोटी सी घटना हुई थी निज़ामाबाद में नबी के मामले में। कोई भी पार्टी का, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ के लीडर हैं, खासकर सपा बसपा के, कांग्रेस के, बीजेपी के, वो हमारी बात को नहीं रखते हैं। बीजेपी के क्यों? क्योंकि मुसलमान तो लगभग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों की दुश्मन है बीजेपी। तो बीजेपी को क्यों कह रहे हैं आप लोग बार बार? नहीं, क्योंकि सियासी गलियारों में हमारा मतभेद हो सकता है जी, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी निवासी हैं। हाँ। इसलिए अगर हम सपा बसपा कांग्रेस को वोट करते हैं तो उसमें भी इंसान बसते हैं, हमारे बीच के लीडर पैदा होते हैं। हाँ। एक राइट है, हिंदुस्तान संविधान है, एक राइट है। अगर उस पार्टी का कोई लीडर आता है, अच्छा लीडर है, तो उसको हम भी वोट करते हैं। तो उनसे भी डिमांड करते हैं, आप हमारे बीच काम करिए, हमारा वोट लीजिए, हमारी सुरक्षा की बात करिए, इसलिए। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी कि निज़ामाबाद विधानसभा में जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है जनता में, जहाँ इस वक्त समाजवादी पार्टी से विधायक जी लड़ रहे थे, आलमदी जी, वहीं इसरार साहब ने भी छलांग लगा दी कि अब हम भी लड़ेंगे, वो भी निर्दल। क्या लग रहा है इस पे? देखिए, सियासत में तो भूचाल आया है। निज़ामाबाद की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। निज़ामाबाद की जनता बहुत सालों से ये मैसेज दी है, किसी भी पार्टी को वो बधुआ मजदूर नहीं रही है। हाँ। यहाँ पर कैंडिडेट के बेस पे चुनाव होता था। मैं एक छोटी सी बात करूँगा, अंगद यादव जी, बहुत बड़ा नाम यहाँ के। अच्छा। मंत्री भी रहे हैं बसपा से। उन्होंने चुनाव बसपा के टिकट से लड़ा था
2007 या मुझे याद नहीं है। वहाँ पर बसपा और माइनॉरिटी ने वोट किया और वो यहाँ से एमएलए बने। 2007 के करीब ना। जी, बीजेपी में आज हैं और उन्हीं के पार्टी से मनोज यादव जी हैं। जी। तो मेरा कहना है यहाँ पर कोई लहर नहीं है किसी पार्टी की, यहाँ कैंडिडेट के बेस चुनाव होगा। यहाँ की जनता देखेगी कि कौन कैंडिडेट हमारे इलाके का निज़ामाबाद असेंबली में काम करने के लिए अपना एक चुनावी वो लाएगा, घोषणा पत्र लाएगा कि ये करेंगे, तो इस पे वोट करें। क्या नज़र है, क्या चाह रहे हैं आप लोग कि क्या क्या हो जाए, क्या पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है? मेरा मेन पॉइंट ये है कि यहाँ का जो भी एमएलए हो, यहाँ की ज़मीनी सतह से जो समस्या है, यहाँ पर निज़ामाबाद की जनता जो है ज़्यादातर रोड की समस्या से पीड़ित है। शिक्षा जो व्यवस्था है यहाँ पर, मेरी खुद की राय है, यूथ की राय है, डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ। तो जो एमएलए हैं वो अपने स्तर से इस पे कार्य करे तो बहुत शिक्षा में काम हो सकता है। शिक्षा मेन पॉइंट। जी, चलिए मैं दूसरे भाई से बात कराता हूँ। आपका क्या नाम है सर? मैं मोहम्मद दानिश खान। दानिश खान। दानिश खान, आप मुझे बता रहे थे कि आप अल्पसंख्यक के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ भाजपा लालगंज से। अच्छा, भाजपा से कोषाध्यक्ष हैं। ये बताइए कोषाध्यक्ष जी, काफ़ी देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार आजमगढ़ से जनता तो कह रही है कि कुछ सीट मिलेंगी, मुख्य गृह मंत्री कह रहे हैं कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पे इस बार हमारा राज होगा। क्या सोचते हैं आप? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा है। हम लोग 10 विधानसभा पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, जीतने जा रहे हैं जी, चुनाव लेकिन जीतने निज़ामाबाद जहां आप हैं वहां तो अभी सपा की लड़ाई हो रही है, क्योंकि निर्दल लड़ रहे हैं इसरार साहब और दल से लड़ रहे हैं ये विधायक जी। देखिए, यहाँ निजामाबाद विधानसभा सीट से डॉक्टर पीयूष यादव बसपा से हैं, जी। मनोज कुमार यादव हमारी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। पीयूष जी तो भाजपा में थे, भाजपा में थे तो वो सपा बसपा में चले गए। टिकट ना मिलने के अपनी कारण। किसी की अपनी नीति जो है, अपना हम मन का हमारा कहीं भी जा सकते हैं। अब उनका जो मन बदला हुआ वो चले गए। अच्छा, ये बताइए क्या बात है कि भाजपा छोड़ के सभी लोग उथल पुथल जा रहे हैं, कहीं सपा में जा रहे हैं, कहीं बसपा में जा रहे हैं, बताइए क्या बात है? देखिए, ऐसा सबके अपना अपना एक तरीका होता है। ऐसा कह लें कि भाजपा कमजोर हो रही है? नहीं, भाजपा कहीं से नहीं कमजोर हो रही है, वो जनता देख रही है। जनता देख रही है, जनता को इतना लाभ मिला है कि वो अब अपना खुल के वोट करने जा रही है भारतीय जनता अच्छा, क्या लाभ मिला है? जहां आपके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भाजपा के खुलेआम पे कहते हैं कि इस वक्त गुंडे और माफियाओं से हम भारत मुक्त करा देंगे, प्रदेश मुक्त करा देंगे। एक मिनट सर। और वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ियों पे गोली चलाई जा रही है, उसके बाद जेड सिक्योरिटी दी जा रही है, और ये क्या बात है? जहां आप कहते हैं कि गुंडे माफिया नहीं है, वहीं आपके प्रदेश में ऐसी कार्य घटना हो जाती है। देखिए, अगर हम स्वयं अपने ऊपर गोली चलवा के कह दें कि हमारे ऊपर गोली चल गई है जी, तो इससे हम ये ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, ये क्या बात हुई? जी सर, आप कह रहे हैं। जी, मैं बीजेपी के यूथ मंत्री जी से जवाब देना चाहूँगा कि अगर ये सियासी आप लोग मान रहे हैं कि स्टंट है, वैसे असद ओवैसी का मैं समर्थक रहा हूँ, अच्छा, अभी हूँ, इंशाल्लाह भविष्य में भी रहूँगा। अच्छा, आगे भी रहेंगे? बिल्कुल रहूँगा, क्योंकि वो एक बेबाक आवाज़ है, वो दलित, समाजी, मुस्लिम और शोषित। अपनी बात कह लें। मैं जवाब देना चाहूँगा कि अगर उन पे हमला हुआ है तो ये सुरक्षा की दृष्टि से स्टंट हुआ है तो कार्रवाई करें, सीसीटीवी फुटेज लें, जो जिन्होंने गोली की है, आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे वो पूरा जांच करवाएं, स्टंट पता चल जाएगा कि क्या कहेंगे सर इस बार? कार्रवाई तो हो रही है ना, कार्रवाई होगी। मुजरिम पकड़े गए हैं और आगे तो उनको जो कमांडोज दिए जा रहे थे, तो कमांडोज क्यों नहीं लिया उसने? सर वो तेलंगाना के कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, वो 1994 से एमएलए से शुरुआत की हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने लिख के बाकायदा वहाँ के तेलंगाना की सरकार से लिख के देते हैं कि हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो इंसान ये चाहता है कि एक एमएलए की सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से यानी जनता के बीच से उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है। अगर एक आम जनता सुरक्षा रहेगा, जब आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और हमारी सरकार में कोई गुंडे मवाली नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक सांसद जो 4 बार का सांसद है, 2 बार का एमएलए है, आपके यूपी में आके अपनी पार्टी के लिए वो कर रहा है, उस पर लगातार गोलियां 3-3 गोलियां चल रही है। ये आपकी जिम्मेदारी हुई, ये बात भी तो है। जिम्मेदारी है। आप गृह मंत्री हैं, इस तरीके का बयान छूट भैया वाला नेता नहीं दे सकते आप। जी साहब, क्या कहेंगे इस बात? आपने भी कहा है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हमको सुरक्षा नहीं चाहिए। उनके भाई भी तो लिख के दिए थे अकबरुद्दीन ओवैसी को, हमको भी सुरक्षा नहीं चाहिए। आज भारत के सब विधायक के रूप में सबसे कड़ी सुरक्षा उनके भाई को है। क्यों है? किसने दिया है ये बताइए आप पहले। और रही बात गुंडा माफिया की,
प्रदेश में आप देख लीजिए, इससे पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडा माफिया कहाँ थे पहले, ये बताइए आप। और इस सरकार में देख लीजिए, आप MIM से हैं सर, भाजपा है, मजा ये ले रहे हैं, हमको कहाँ लग रहा है कि आप बसपा से हैं सर। क्या नाम है आपका? मैं मुकेश भाई यहाँ का इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, यही मेरा घर है। मुकेश भाई किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं इस बार? मैं तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन यानी दूंगा। हमारा अनुमान एकदम सही था। जी, ये ऐसा होता ही है, यही सियासत है, दो पार्टियों की बात तीसरी पार्टी मजा लेती है। क्योंकि सर हम लोग वो लॉकडाउन का पहला दिन कभी नहीं भूलेंगे। एक गाना है, जी। किसी ने गाया है, याद नहीं उसका नाम, खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुँचा अपने गांव, हम सब याद रखेंगे, जुल्म जुल्म पाई का हिसाब रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। तो मैं बीजेपी एंड कंपनी के लोगों से और समाजवादी पार्टी के लोगों से यह कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दौर में लॉकडाउन लगा, तमाम माताएं बहनें दिल्ली से, गोवा से, मुंबई से वो मंज़र देखते बनता था, इतना दर्द और इतना वो था कि बयां नहीं कर सकते हैं। इतने लोग भूखे जो दम तोड़ दिए और ट्रेनें रौंद दी उनको, ये सब तमाम ये जो जनता है वो याद रख रही है आज की डेट में। और ये भाजपा के लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आएगी, 10 सीट यहाँ से जीतेगी, तो ये उनकी भूल है। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग ये कहें कि यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा, तो उनकी भी यह भूल है। क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है, यहाँ सीधे सीधे बसपा से सभी लोग लड़ रहे हैं। अच्छा। जी, चाहे 10 विधानसभा पे आप नज़र उठा के एक बार देख लीजिए, और 10 विधानसभा पे हम लोग। रुकिए सर, मैं इधर थोड़ा सा देख रहा हूँ, कहाँ कि ज़्यादा लोग हैं इधर, 3 लोगों से बातचीत हो रही है, तो आप लोग हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम हाफिज़ शाकिर खान है। हाफिज़ शाकिर खान। ये बताइए, आपने हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया आपने कि बुलाया, और क्या वजह थी, क्यों बुलाया आपने? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव चल रहा है। हाँ और दिल्ली के सभी नेता और सभी मीडिया दिल्ली के उत्तर प्रदेश में फोकस किए। जी। इसी उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच में मुसलमानों के खिलाफ कर्नाटका में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कर्नाटका के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्र, जो मुस्लिम छात्राएं हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती। हाँ, ये वहाँ के प्रिंसिपल ने ये हिटलर शाही फरमान, तुगलकी फरमान ने जारी किया है। तो वहाँ के जो हिजाब की जो पहन रही बच्चियाँ, उन्होंने भी प्रिंसिपल की आंखों में आंख डाल के कहा, हम हिजाब पहनेंगे, इसी कॉलेज में पढ़ेंगे, और आप हमें नहीं रोक सकते हिजाब पहनने से। हम हिजाब पहन के आएंगे और इसी कॉलेज में पढ़ेंगे, इसी कॉलेज में तालीम याफ्ता करेंगे। और हम सोच रहे हैं यूपी चुनाव में कर्नाटका का मुद्दा उठे, क्योंकि कल यूपी चुनाव के बाद ये मुद्दा, ये कानून यूपी में भी ला सकते हैं। अच्छा। ऐसे हिटलर शाही प्रिंसिपल लोग यूपी में ही ला सकते हैं। हम सरकार से, कर्नाटका की सरकार से, आपके मीडियम से, आपके माध्यम से दरखास्त करना चाहते हैं, उस जालिम प्रिंसिपल को आप बर्खास्त करिए और वहाँ की मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनको इंसाफ दीजिए। और कल सुनने में आया है कि वहाँ की जो छात्राएं हैं उनको अंदर आने के लिए परमिशन मिल गई है, मगर उनको ये कहा गया कि आप अलग रूम में बैठिए। यह कहाँ का फरमान? हमें धर्म जोड़कर हमें लड़ाया जा रहा है और अपने एसी में बैठ कर आराम से मौज कर रहे हैं। वहाँ पे तो किसी ने लड़ाया नहीं है, तो बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि छात्राएं हैं। आप वो कह रहे हैं कि हिंदू लोग अलग बैठेंगे, मुसलमान छात्राएं अलग बैठेंगे, ये तो दिल के नफरत निकल रही है ना, वैसे नफरत फैलेगी। आप कॉलेज में मोहब्बत का पैगाम दीजिए। वहाँ की छात्राओं ने, वहाँ के दलितों ने, खास तौर मैं दलितों की बात करना चाहता हूँ, वहाँ के दलितों ने मुसलमान बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई, आगे आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वहाँ के दलितों के ने, मुसलमानों के लिए कोई नहीं आवाज़ उठाया था। वहाँ की छात्राएं और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने सेकुलरवाद का जो चोला पहने नेता हैं, समाजवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, बसपा के हैं, किसी के भी नेता हैं, किसी ने नहीं आवाज़ उठाई थी, और वहाँ के दलितों ने आवाज़ उठाई है। मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ की आपके माध्यम से, जिया न्यूज़ के माध्यम से, कर्नाटका की बहनों को मैं सलाम करना चाहता हूँ, उनके हौसलों को सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने लड़ कर दिखाया कि महिलाएं भी लड़ सकती हैं। ये जालिम सरकार, जालिम प्रिंसिपल से महिलाएं लड़ सकती हैं। और मैं अपने माध्यम से, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, अपने माध्यम से कर्नाटका का मुद्दा यूपी चुनाव में लाऊंगा। वो बहनें हमारी भी बहनें हैं, कल यूपी में उठेगा, हमारी बहनें से कहा जाएगा अब हिजाब पहन के ना आए। आज तो हिजाब पे ही मुद्दा उठा है, कल ये कह दिया जाएगा आप निकाब पहन के नहीं आए। ये कहाँ का फरमान है? हमारा हक है, हम जैसे भी कॉलेज जाए,
हम हिजाब भी पहन के जाएंगे, नोस्पिस भी लगा के जाएंगे, निकाब भी पहनेंगे। किसी की इतनी दम नहीं है जो हमें रोक सके। अच्छा ये बताइए, आप अभी तो कर्नाटका में चले गए, मैं आपको उत्तर प्रदेश में ला रहा हूँ बाई फ्लाइट। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त आजमगढ़ पे सभी ने नज़रें लगा के रखी हुई है कि आजमगढ़ में क्या हो रहा है। आजमगढ़ के लोगों ने निज़ामाबाद पे नज़र लगा के रखा है कि निज़ामाबाद में क्या हो रहा है। इस वक्त की सबसे बेहतरीन और दिलचस्प मुकाबला निज़ामाबाद में हो रहा है। क्या कहेंगे, इस वक्त आपका रुझान कहाँ है और किसके साथ है? देखिए, निजामाबाद में जो अदनान निजामी ने कहा कि कैंडिडेट पे चुनाव होगा, मैं इनकी बात को 100% मानूं, कैंडिडेट पे चुनाव होगा। हाँ। क्योंकि कैंडिडेट हमने राजनेताओं के नाम पर वोट देकर 20 साल से एक लोग को एमएलए बनाए, नाम तो नहीं लूंगा, आप तो जानेंगे मैं किसकी बात करूं, आलम बदी आजमी की। 20 साल से एमएलए बनाए। साहब बता दें कि 20 साल में एक भी सरकारी हॉस्पिटल कोई बड़ा आया है निजामाबाद में? नहीं आया। किस लिए 20 साल से एमएलए हैं? आप रोड की जाकर देख लीजिए, लाहिड़ी से मुंडियार तक जाएंगे, गाड़ी आपकी 2 बार गिरेगी। चाहे निजामाबाद से सिबली तक जाएं, आपकी गाड़ी गिरेगी। ये 20 साल से है। महिलाओं के लिए जो छात्र हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए कोई बालिका कॉलेज निजामाबाद में नहीं है। वो यहाँ से जाती हैं, सवारी से जाती हैं, आजमगढ़ 20 किलोमीटर जाती है, रोज अपना 100-150 लगा के जाती हैं। अगर मेन मुद्दा ये है, बालिका कॉलेज निजामाबाद में आना चाहिए। यही 20 साल से मिल रहे हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं है निजामाबाद में बड़ा, न कोई कॉलेज है निजामाबाद में। निजामाबाद में बिजली के व्यवस्था एकदम बेकार है। हम मान रहे हैं आलम बदी आजमी इस बार अपनी जमानत बचा लें, बहुत बड़ी बात है। उनका जीतना तो छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए फिर, अच्छा एक सेकंड, आप पे क्या आ रहे हैं सर? आपसे पूछना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर कमल कुमार है। अच्छा, मैं बसपा का सेक्टर महासचिव हूँ। अच्छा बसपा से? जी हाँ। ये बताइए, बसपा में भी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। देखने को मिल रहा है कि सुनने को मिल रहा है, ये बात सुनने को मिल रहा है कि टिकट को प्रत्याशी नहीं देखे जा रहे, बसपा सिर्फ पैसा देख रही है और प्रत्याशी का पैसा देख रही है। आप हमको 2.5 करोड़ दीजिए, हम आपको टिकट देंगे। ये कितनी बात सही है, कितनी गलत है, ये थोड़ा इसको वेरीफाई कीजिए। ये सर सरासर गलत है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो हैं, वो टिकट के लिए पैसे नहीं लेती हैं जी। वो अनुदान के रूप में लोग जो जितने कैंडिडेट हैं वो अपना बसपा के अनुदान के रेट में मतलब देती हैं। हाँ, तो खुल के थोड़ी कहेंगे कि हम दे रहे हैं टिकट के लिए। बस वही बात है। लेकिन ये बताइए, जी एक सेकंड सर, ये बताइए तो पैसे से सर टिकट नहीं मिलता है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आपसे बातचीत आ रहा हूँ। एक सेकंड, आप लोग भी थोड़ा सा बता दीजिए कि इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का रुझान है आप लोगों का? सर मैं अमित कुमार हूँ, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ, समर्थक हूँ सर। जी सर यही कहूँगा सर, इस बार बसपा की सरकार आए, क्योंकि सर अब हम लोग छात्र हैं, युवा हैं। अमित, आप कोचिंग से आ रहे हैं क्या? नहीं सर, कोचिंग से नहीं, यहीं पर सर सिलाई करते हैं। अच्छा तो सर कह रहे हैं कि ये सब सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि सब हम लोगों का पेपर ऊपर नहीं हो रहा है सर। क्योंकि ये रेलवे का है, NTPC का है, जी और ग्रुप डी का है, और सी बहुत सारी परीक्षाएं हैं सर, रुकी हुई हैं, हो नहीं रही। इस वजह से आप बसपा की तरफ? यस सर। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आत्माराम है। हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त, कहाँ का रुझान है? हम हैं बसपा के। बसपा की तरफ? जी। अच्छा, क्या वजह है बसपा की तरफ जाने की? इसकी वजह कि अथुआ मायावती को अथुआ नहीं सीट नहीं मिली थी, अच्छा, इस उनका वोट काटने का। अच्छा चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए आपका। जी, आपसे बातचीत हो रही थी। ये बताइए, अगर विधानसभा हाँ सबसे बातचीत होगी। निज़ामाबाद में आपने कहा कि 20 साल से जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, उनको इस बार नहीं देखा जाएगा। कौन है फिर ऑप्शन में, कौन बचा? देखिए, कैंडिडेट में चुनाव होगा। कैंडिडेट आपके सामने हो गया है जी, और यहाँ से कैंडिडेट एक हैं मनोज यादव भाजपा से हैं, हाँ। और इसरार अहमद साहब हैं। इन दोनों में लड़ाई है, जो मेरा अनुमान है। और एक लोग का कोई नाम नहीं जानता, मगर बंदा अंदर से बहुत मजबूती से, हाँ। जो राजीव यादव और यही मन से है। वो बंदा जहाँ संजरपुर का मामला हो, जहाँ CNRC का मामला हो, उन्होंने जैसे एक आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को फंसाया जाता था, और रिहाई मंच ने आतंकवाद के जो नाम है मुसलमानों को फंसाया, उनको छुड़ाने का काम किया है। ये बढ़िया पॉइंट आपने मुझे याद दिलाया। मुसलमानों को आतंकवादी के नाम से फंसाया जाता था। मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि मुसलमानों के दुश्मन हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। सुनिए, अब सियासी दुश्मन, सियासी दुश्मन, जी सियासी दुश्मन। फिर क्यों ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के राज में आजमगढ़ से एक भी आतंकवादी मुसलमान नहीं पकड़ा जाता? क्या ऐसी वजह है? देखिए, इस आतंकवादी
ये 2007 में जब मायावती की सरकार थी, ये हकीम तारिक यहीं के थे। हकीम तारिक यहीं के थे, शम्मोपुर के हकीम तारिक थे। मायावती बहन जी जो अपनों को सेकुलरवाद चिल्लाती रहती हैं, मैंने मुसलमानों को यह किया होगा। बहन जी, आपके माध्यम से मैं बहन जी से कहना चाहता हूँ, मायावती जी बताएं, जब हकीम तारिक को पकड़ा गया था फर्जी आतंकवादी के नाम पर, तो मायावती ने क्या किया उनके लिए? एक भी आवाज मायावती ने नहीं उठाई, ना सपा ने उठाया, ना मायावती ने, किसी ने नहीं उठाया। रिहाई मंच ने उनके लिए आवाज उठाई है। मैं रिहाई मंच के इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निजामाबाद में मुकाबला दिलचस्प होगा। इसरार अहमद पे मनोज यादव और राजू यादव, 3 लोग में टक्कर की लड़ाई होगी, जो मेरा अनुमान है। तीनों में से एक लोग निकल सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल कुमार आप नाम। कुछ बता रहे थे क्या? जी, जो कह रहे थे पार्टी पैसा लेती है, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। पार्टी हमारी जो है वो पार्टी एक सहयोग के रूप से लेती है, जो पार्टी, और कौन पार्टी पैसा नहीं लेती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कौन पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अभी गुड्डू जमाली ने पार्टी छोड़ी है, उसके बाद वो 12 करोड़ रुपए जाके अखिलेश यादव को दिए हैं। बताइए, उनका टिकट भी कट गया और वो कहते हैं पैसा हम नहीं लेते हैं। कौन पार्टी पैसा नहीं लेती है, हमसे बताइए सर, हम उसका जवाब दे रहे हैं। मतलब हर पार्टी फंड में पैसा जाता है। पैसा लेती है जी, केवल हमारी पार्टी को बदनाम लोग करते हैं, गुमराह करते हैं, दलितों गुमराह करते हैं को बढ़ जाएं। जी, इनकी बात सही है। गुड्डू जमाली ने सपा को अखिलेश यादव को 12 करोड़ रुपया दिए हैं, ये बात एकदम सही है। उनको जाके 12 करोड़ दिए हैं और उनका अखिलेश यादव टिकट भी काट दिया है। चलिए थोड़ा सा बातचीत करने के लिए जी। मैं आपके माध्यम से जिया न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग निज़ामाबाद में वोट राजू यादव को देंगे। लेकिन जो बात कर रहे थे भैया जी, गुड्डू जमाली साहब की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ, जो मुस्लिम लीडर अपने आप को शो करते हैं, गुड्डू जमाली साहब हो गए, इसरार साहब हो गए, मैं एक सवाल आपके माध्यम से छोड़ दे रहा हूँ, उनके समर्थक या वो जवाब देंगे। जब ये अपनी पार्टियों के साथ थे तो इन्होंने जनता के मुद्दे को नगण्य कर दिया था, ठीक। आज इसरार साहब निजामाबाद में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे। मेरा 2-3 पॉइंट सवाल है, हम बोल दीजिए, ठीक है। एनआरसी मुद्दे पे इसरार भाई कहीं हुजूम लेके नहीं आए निजामाबाद की जनता, ये देखिए। एक पॉइंट। दूसरी चीज़, यहाँ पर विधायक जी अगर आए हैं तो 32 साल इन्होंने कह रहा है हमने सपा में काम किया है, ठीक है। तो जब पार्टी के बेस पे आपने काम किया है तो क्या वजह थी कि आपने निर्दल चुनाव लड़ा है, पहली चीज़। उसके बाद मेरा कहना है कि निजामाबाद की जनता से कि आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, आप चुनाव अपने कैंडिडेट्स करिएगा। और जो मुद्दे साकिर ने रखा है, डिग्री कॉलेज का, लड़कियों का, लाइट वगैरह, यहाँ पर विद्युत विभाग की जो कर्मचारी हैं बहुत ही मनबड़ हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है विद्युत विभाग। मैं उनसे सवाल पूछा था सर से जी भैया, जो भी आज की डेट में कैंडिडेट आया है, ठीक है, खासकर मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी को चाहे समाजवादी पार्टी के लोगों। समाजवादी पार्टी में आलमबदी विधायक रहे, ये इन्होंने बताया है, मुझको उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, ये सर्व समाज को लेकर के जो बयान देते हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ, वो किसी के हितैषी नहीं है। वो केवल और केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। और ये गरीब तबका, दलित वर्ग, SC ST माइनॉरिटी का गरीब तबका भी उनके साथ नहीं जाने वाला अखिलेश यादव के साथ। उधर से आए हैं कुछ कहने के लिए। अखिलेश यादव कहते हैं हम माइनॉरिटी के मुसलमानों की हितैषी हैं। अभी आजम खान 2-3 साल से जेल में बंद हैं, अभी अखिलेश यादव उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाए? अभी कोई एक यादव का लड़का अभी जेल में बंद हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, तुरंत यादवों का खून हो जाएगा, सांसद विधायक भाग नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे जी, बताइए। अभी आजम खान को कोई आवाज़ नहीं उठाए, वो अगला जेल में सड़ रहा है। अभी किसी की बात रहती तो अखिलेश यादव तुरंत आवाज़ उठाते कि हमारे जात के हैं, हमारे समाज के हैं, अदर क्यों किसी के नहीं उठाते हैं। जी भैया जी से मैं कहना चाहिए, बसपा की बड़ी पैरोकारी कर रहे हैं। क्या इनकी पार्टी ने या जिला अध्यक्ष आजमगढ़ के ये रोड पे आजमगढ़ की जनता के लिए, आजमगढ़ में इन्होंने कोई प्रोग्राम किया? आजम साहब के लिए सवाल कर रहे हैं, सपा पे आरोप लगा रहे हैं। यही सवाल तो इनसे मैं करना चाह रहा हूँ कि बसपा के लीडर कहाँ थे? एनआरसी पे मायावती के पार्टी के लोग कहाँ थे? एनआरसी पे कहीं नहीं थे। कहीं है। जब हमारी सरकार बनेगी, CA और NRC पे जो भी मुकदमा लगा है उनको वापस किया जाएगा। नहीं, आप ये थोड़ा सा खात्मे की तरफ करते हैं। हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? जी, मेरा नाम हिमांशु है, मैं शिवली कॉलेज का छात्र हूँ, मैं BSc कर रहा हूँ। हाँ, तो सर जी आप पूछिए सवाल। अच्छा, हमने कहा कि कोई बात कहने आए। आप ये बताइए हिमांशु जी, आप शिवली से पढ़े हैं, बाकायदा आप BSc भी कर रहे हैं,
कर चुके हैं, कर रहे हैं? पेंडिंग अच्छा, कर रहे हैं। आप विधानसभा निज़ामाबाद में खड़े हैं, ऐसे में यहाँ से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और पदाधिकारी हैं, ना सिर्फ लोग, बसपा के पदाधिकारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं विधानसभा निज़ामाबाद की, तो आपके हिसाब से क्या है निज़ामाबाद? जी, पहली बात देखिए तो जो यहाँ पे जो माननीय जो वर्तमान के हमारे विधायक जी हैं, करीब 2 दशक से विधायक हैं। तो देखिए हमारे निज़ामाबाद में क्या विकास हुआ है। जी मैं शिवली कॉलेज जाता हूँ तो वहाँ की सड़कें, भदली सड़कें जो रोड है वो खंडहर के समान हो गई है। ये साबरपुर वाला रोड? जी, हर कदम पर गड्ढे हैं, वहाँ जाना दुश्वार हो गया है। ठीक है, तो पहली बात तो उनको वोट जाएगा नहीं, और वोट उन्हीं को जाएगा जो शोषित दलित वर्ग, जिसमें जो कुचले हुए वर्ग हैं, उनकी जो पैरवी करेगा उसी को वोट जाएगा। अच्छा, फिर ऐसे में आपको क्या लगता है इस समय कोई है ऐसा? जी, हमारे यहाँ इस टाइम तो हमारे पीयूष सिंह यादव जी हैं। अच्छा। जो बसपा के कैंडिडेट हैं, वोट उन्हीं को जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप पीयूष सिंह यादव को कह रहे हैं वोट उन्हीं को जाना जी, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी में थे, टिकट ना मिलने के कारण बसपा में आ गए हैं, फिर अगर हो सकता है कि किसी और दल में चले जाएं, ऐसे को साथ दे रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं लगता कभी? नहीं, ऐसा क्यों लगेगा हमें? देखिए, वोट जाएगा उसी को जाएगा जो दलित समाज का उद्धार करेगा, जो उसके अधिकारों की मांग उठाएगा, जो पैरवी करेगा। मुझे किसी जातिगत, मुझे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से, मुझे कोई किसी पार्टी विशेष का मुझे वो नहीं जाना है। जो मुझे बस उसी से मतलब है जो दलित समाज के अधिकारों की मांग उठाएगा, उसकी पैरवी बताएं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ये तो कहीं पार्टी को देख के नहीं, कैंडिडेट को आप देख रहे हैं। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक जवाब देना, आपने एक सवाल किया था कि सिवली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1883 में हुई थी। अच्छा, 83। मैं भैया जी से पूछना चाहता हूँ, ये पीयूष सिंह यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्या ये गारंटी है कि पीयूष सिंह यादव यहाँ पर माइनॉरिटी का वोट लेके और फिर छलावा करके बीजेपी में जाके बैठ जाएं? क्या इनके पास जवाब है? जो आप कुछ कह सकते हैं? जी नहीं सर, सस्पेंड, मैं एक सरेंडर। बात कहना सरेंडर चाहता हूं। कर दिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो निस्वार्थ भाव से इतना काम किया हो, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में, भाई ये राजनीति है, आपका विचार है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा कहीं जाएंगे बस। जी, अभी आपसे बात नहीं हुई। एक बड़ा चेहरा बन मैं MIM पार्टी की तरफ से मैं वो कह रहा हूँ, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जो अभी असद ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी राजनीतिक छवि जो है बेबाकी है। और इंशाल्लाह 2022 में MIM 100 सीट से चुनाव लड़ रही है। यही सेकुलर सपा बसपा के पार्टी के लोग, जो उनके विधायक जीते होंगे, वो लोग उनसे समर्थन लेने के लिए जाएंगे। जी सर, अभी आखिरी आपसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम यादव। आप सबसे बड़े हैं यहाँ पे, तो प्रधान हैं जी। अच्छा, प्रधान है जी। कहाँ से? फरीदुनपुर जी। नए वाले हैं? नहीं, वो पूर्व प्रधान थे। अच्छा, पूर्व प्रधान है। क्या विकास हुआ था आपके गांव में आपके द्वारा? हमारे द्वारा पंचायत भवन, नाली खड़ंजा और रोड, RCC, इंटरलॉकिंग काम हो गए? हमने बहुत काम करा। अच्छा, ये बताइए, अगर आप प्रधान हैं तो आपने सियासत को भी खूब देखा है, समझा है, निज़ामाबाद की सियासत को किस तरीके से देखते हैं आप? निजामाबाद में अभी हमारे कुछ साथी जी, और सबसे पहले मैं अपने साथियों का और जनता का, नौजवान साथियों का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि अभी हमारे कुछ जो साथी अभी कहे हैं कि विकास नहीं हुआ, सही बात है। विकास का मतलब अब वो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये समझना चाहिए कि नौजवानों को भी चांस देना चाहिए, और उन्होंने फिर उन्हीं को चांस दे दिया जो 80 से दशक से ऊपर है उनकी उम्र, और उनको अंदर अब थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए मैं यही उनसे अपेक्षा हम लोगों की थी कि उन्होंने परिवर्तन करें, यहाँ खुद को हटाने, अभी खुद को हटा करके नए कोई चेहरा लावें। और हम जो भाजपा की सरकार जो है, आपके हिसाब से कौन बढ़िया होगा इधर चेहरा? देखिए, किसी को चुन दे जो नौजवान साथी हो, संघर्षशील हो, और उन्हीं को टिकट दें। अच्छा। हमारी सभी लोग, और हमारा सबसे प्रथम बात यह है कि हमारे यहाँ जो जात के नाम पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो कतई निंदनीय है। कोई जात पात यहाँ नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने कभी जात पात करके नहीं भेजा, जात पात यहाँ हुआ है। तो मैं इससे मैं अपने सभी लोगों को, मैं जात पात के लिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो जात पर लड़ाई लड़ते हैं, जात के नाम पर जो वोट मांगते हैं, उनको तो गांव में घुसने नहीं देना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो हटा देना चाहिए जो जात पर वोट लेना चाहते हैं। भैया से कहूँगा, हाँ सर, बोलिए। जाति प्रमाण पत्र हटा देना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र रहेगा तो जाति पे वोट पड़ेगा।
हाँ सर, पहले जातिवाद की बात है तो सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जातिवाद सबसे पहले वही करते हैं लोग, समाजवादी पार्टी हाँ सर, के क्या लोग। कह रहे और थे तो आप? और बात सर है सर, सबसे ज़्यादा परिवारवाद भी समाजवादी पार्टी में है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, जो कुछ भी है उन्हीं के परिवार में रहे। ठीक है, जो 40 साल से विधायक है उनका लड़का भी क्या नाम से वहाँ का वो अध्यक्ष हो, ठीक है, और प्रमुख भी उन्हीं के रिश्तेदार हो, उन्हीं का भाई भतीजा हो। सपा में परिवारवाद है। परिवारवाद है, अब की इस चीज को और नकारेगी आज भी जनता। कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम दलितों की तैसी हैं, लेकिन सबसे पहले आरक्षण में डिमोशन करने वाले अखिलेश यादव हैं। जो विधानसभा का सत्र चल रहा था वो बिल फाड़ के फेंकने वाले अखिलेश यादव, और कहते हैं कि हम दलितों की हितैषी हैं, हवाई बात करते हैं, दलितों को बहकाते हैं कि हम दलितों की हितैषी हैं। आरक्षण पे सबसे पहले विरोध करने वाले अखिलेश यादव हैं। सर आप कह रहे हैं जी जी, अभी हमारे ब्रिजलाल भाई कह रहे थे हमारी मायावती जी का ऊपर गलत इल्ज़ाम लग रहा है। अभी हाल ही में मैं देखूंगा इस कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे जो कानपुर वाला था, जिसका इनकाउंटर हुआ एसटीएफ द्वारा, वो किस पार्टी से था? बहुजन समाज पार्टी के थे। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के थे, डायरेक्ट कहते थे मेरे मायावती से डायरेक्ट संपर्क है। और वही ये संप्रदाय की बात करते हैं, ये दंगाइयों की पार्टी है बहुजन समाज की। टिकट लेके पैसा देती हैं, 5-5 करोड़ रुपए का एक टिकट देती हैं। सुनिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है उनका। बहुजन समाज पार्टी में चला चीज मैं बताऊंगा, यहाँ बीजेपी के लीडर, सपा के लीडर, भीम आर्मी के लीडर अपनी अपनी जातिगत किसी बात भी- कर रहे हैं। किसी ने मानेटी की बात नहीं की। माइनॉरिटी की बात नहीं की। किसी ने यहाँ आजमगढ़ में मैं मानेटी अब मैं एक बात बता रहा हूँ, एक सर एक एक करके कर ले, अभी तो बात ही हुई मैं है। सिर्फ 1 मिनट लूंगा, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं ये तीनों पार्टी जो सेकुलर के नाम पे बहुत ढोंग रचती हैं, मैं ये कहता हूँ कि चाहे बसपा के बहन कुमारी मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी हों, और भीम आर्मी के जो बात कर रहे थे, ये अपनी अपनी जाति की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी की कहाँ बात है? क्या माइनॉरिटी इस चुनाव में कोई मामला नहीं है? सर एक मिनट आप ले मालूम है लीजिए, आपको? 1 मिनट। बहुजन समाज पार्टी नहीं, एक मिशन है महापुरुषों का, चाहे फातिमा शेख हो, सावित्रीबाई फुले हो, सबका उन्होंने मिशन आज यहाँ तक पहुँचाया है। सर्व समाज का अगर भला हुआ है इसमें, चाहे किसी भी धर्म का हो, आजमगढ़ में तो इसमें हुआ। जी, जी। सर मैं कह तो रहा हूँ, उनके शासनकाल में 23 जिला, 23 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर सिस्टम में सर। तो सर लोग यूपी थे। की सरकार में बहन कुमारी मायावती सरकार चलाई यूपी में। आजमगढ़ में सिविली कॉलेज को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया गया? सबसे बड़ा सवाल है मेरा। चलिए जी। जाऊंगा। आपको मालूम है केंद्र सरकार द्वारा मदरसों के लिए कितना रुपया लेके आई थी? आपको कुछ पता है? 1000 करोड़ रुपए मदरसों के लिए आए। आप यहाँ माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने मदरसों के लिए 1000 करोड़ रुपया भिजवाया था। आपको कहाँ है? आपको जानकारी रहना चाहिए इस चीज को। आप लोग इतनी बातचीत हो गई है, रुक जाइए एक सर, आप एक सेकंड जी। ये हमारे बड़े भाई बोले हैं कि जो मायावती सरकार थी ये दंगाई की सरकार थी। मैं बताना चाहूँगा राजा भैया, उससे बड़ा कौन विलन है? उससे बड़ा अपराधी कौन है? उसको जेल की सलाखों में कौन कैद कराया? बहन कुमारी मायावती जी, ठीक है। और ये भाजपा के एक युवा नेता है, तो बताइए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी, वो तो तड़ित पार है। अब इससे बड़ा अपराधी कौन होगा? कोई तड़ित पार ऐसे ही हो जाएगा? बाबू वो देश के आप क्या कहेंगे सर? वो गृह उनका सम्मान वो पूर्व, हाँ जी जी, वो पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वर्तमान में वो गृह मंत्री हैं। वो बताइए, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हाथ मुंह से पर्चा थूक लगाकर पर्चा बांट रहे हैं। तो बताइए, और स्कूल, वो जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल बंद चल रहा है। ऐसे देश तरक्की करेगा, ऐसे विकास करेगा? जी, अभी आप रहे, आप बताएं। देखिए, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं 50 सेकंड आप जी मैं देख रहा हूँ, जब लता मंगेशकर का निधन हुआ था तो शाहरुख खान ने दुआ पढ़ी थी, फातिहा पढ़ के फूका था। और कुछ जो संघी मानसिकता के लोग थे, जो गोबर भक्त जैसे रहते हैं, दिमाग में रहता है, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने थूका है, तो उन्होंने बता दें फूका था, थूका नहीं था। और जैसे सेकुलरवाद के लोग बात कर रहे हैं, कौन पार्टी सेकुलरवाद कहते हैं? कोई पार्टी सेकुलरवाद, सब लोग चोला पहने, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे बहन जी हो। यही बहन जी थी 2007 में। हमारी बात यही अभी टिकट का बंटवारा हो रहा है। देखिए, हमारी पार्टी को सर्व समाज को भागीदारी दी रही है, और हर जिले में आप उठा के दीजिए, सर्व समाज को टिकट दे रही है बहन जी, सर्व समाज को भागीदारी दे रही है। एक भंगी के बेटे को अगर मंत्री किसी ने बनाया, भंगी के, आप भंगी समझ रहे होंगे सर, ठीक है, अगर भंगी के बेटे को किसी ने मंत्री बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। और दूसरी बात आप बता दीजिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए,
2007 से 12 तक या उसके पहले जितनी बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही, उसके जैसा शासनकाल किसी का था? चलिए एक मिनट अभी रुक जाइए। हाँ नहीं, असल में क्या है कि आप सब लोग सब के सब असल में बात यही है कि एक पदाधिकारी हैं अपनी अपनी पार्टियों से, अपनी पार्टियों को झुकने नहीं देंगे। इसलिए अगर मैं यहाँ पे 2 दिन अगर लगातार बात करता रहूँ तो करता रहूँगा। आप आए थे एक सवाल को लेके, आप सवाल बोल लीजिए, अभी वीडियो खत्म करेंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, जिया न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल के निज़ामाबाद में हम लोगों से बात करने के लिए आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निज़ामाबाद की जनता, खासकर यूथ, बिरादरीवाद के नाम पे नहीं, यहाँ पर एक कैंडिडेट के नाम पे और अपनी जो समस्या लेके वोट करेगी। और इंशाल्लाह यहाँ से जो भी एमएलए बनेगा वो एक कैंडिडेट के रूप में नहीं जाएगा, यहाँ के जनता के बेटे के रूप में जाएगा। अगर यहाँ कोई भला कर सकता है इस यूपी का, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं, और करके दिखाया है, और करके दिखाया भी वो है। अपनी पार्टी को कह रहे दिखाया हैं, है। आप बसपा को कह रहे हैं, इधर से कांग्रेस भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये आपकी भूल है। जी हमारी सरकार 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री थी और 4 बार कार्यकाल में आप उठा के देख लीजिए बहन जी क्या की क्या नहीं की। लाइन आर्डर से लाइन आर्डर इन्हीं बहन जी की शासन की बात करें, मुसलमानों को आतंकवादी के नाम पर फंसाया था, यही बहन जी का रास्ता। एक मिनट, उर्दू विधेयक क्यों नहीं पास होने दिया सदन में? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं पास? जवाब है इसका पास? आपका जवाब है? उर्दू विधेयक क्यों नहीं पास हुआ? कहाँ है? आप चलाइएगा एनआरसी जब तक सुरक्षा नहीं रहेगी, जब तक सुरक्षा नहीं रहेगी। सपा बसपा वालों ने एनआरसी सीए पे कहीं पे उतर के कोई ज्ञापन नहीं दिया, कोई संघर्ष नहीं किया। अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो या उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय पूरे एशिया में सबसे बड़ा हो, अगर किसी ने खुलवाने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अभी देखिए हम एक बात आपको खत्म करते करते कह रहे हैं सर, आप आए। समाज पार्टी के शासनकाल में जितने छोटे बड़े कर्मचारी थे सब कांपते थे, सब अपने अपने समय से आके ड्यूटी करते थे। सारा पैसा मूर्तियों पे लगा, ये इतिहास भी जानता, सारे लोग जानते हैं। सर एक सेकंड, सब लोग लगाए। ये देखिए अभी इन्होंने मूर्तियों पर सवाल किया। सब एक मिनट, कौन पार्टी नहीं सर लगाया? इन्होंने मूर्तियों पर सवाल किया, ठीक क्या है। नरेंद्र तो मोदी जी ने ये लगाए जो हैं भाजपा जी मूर्ति जो और मुलायम सिंह नहीं लगाए हैं एक मिनट, मूर्तियों पे। खैर, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो प्रतिमा है, लौह पुरुष जी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी मूर्ति बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ? जी जी सर, अभी देखिए यहाँ पे बातचीत हो गई है। ये नौजवान थे, लेकिन हमारे साथ एक सर और बात करेंगे और वाकई इतिहास की जानकारी और सियासत की जानकारी आपको होगी क्योंकि आपके हाथ में अखबार भी है। सर आपका नाम? ऐसा है, हम गवर्नमेंट सर्विस के रिटायरमेंट अधिकारी हैं। अच्छा, क्या क्या सर्विस थी? एक मिनट, और किसी भी पार्टी के सियासत के मामले में हम नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, आप क्या, आपका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास किस चीज़ की सर्विस देते थे आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट का रिटायर सब इंस्पेक्टर हूँ, दरोगा से रिटायर हुआ हूँ, इसलिए मैं किसी भी पार्टी का कोई भी कमेंट मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कर लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं, ये जो नौजवान हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि उनके नेता खुद हैं इस चीज़ को लेके। आप अपने बीच में प्यार मोहब्बत बनाए रखें। आज देश हमारा आज़ाद है जी, हर लड़कों को अपना विचार रखने का अधिकार है जी, जो जिसके पक्ष में होगा उसका अपना बयान देगा, तो वो जो बयान दे रहा है वो अपनी समझ से अच्छा ही बयान देता होगा। और सबकी बातों को आप सुनिए और उनकी बातों को आगे तक पहुंचाइए, सभी लोगों का ये जिम्मेदारी आपकी है। चलिए बहुत धन्यवाद। और रह गया मेरा सवाल, मैं किसी, मेरे लिए सभी पार्टियां अच्छी हैं, मैं किसी पार्टी के बारे में नो कमेंट, कोई कमेंट में नहीं कर सकता। चलिए कोई नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका भी बताने के लिए। और ये हमारी बातचीत निज़ामाबाद में हो रही है। जी, किस अखबार से, किस टीवी से है? एक सेकंड सर, हम आपको सारा कुछ बता दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए जिया न्यूज़।